नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों आपका सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है सिंखोरी एजुकेशन के आप ही के अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हम लोगों की खास साइंस एक्सप्रेस में। तो यारो दोस्तों, आज के दिन आप लोगों को पढ़ाई जाएगी क्लास 9 की साइंस का बेहद खूबसूरत सा चैप्टर, ऐसा चैप्टर जो कि टर्म 2 को बिलोंग करता है। चैप्टर का नंबर है भैया 10 और चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। वाह वाह जी वाह, ऐसा अद्भुत चैप्टर जिससे जिससे आपकी और अपन सभी लोगों की, इवन पूरे के पूरे यूनिवर्स की जो है ना भैया बॉन्डिंग हो रखी है। उसके पीछे यही चीज रिस्पॉन्सिबल, जिसका नाम क्या है जी? ग्रेविटेशन। लेकिन हाँ दोस्तों, इस ग्रेविटेशन के बारे में ये ऐसे ही पता नहीं लग गया था, है सैकड़ों सालों के लोगों के थॉट प्रोसीजर के बाद, और फिर उसके बाद 17वीं सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन की एंट्री के बाद लोगों को पता लगा कि यार आखिर रियल मायनों में ये ग्रेविटेशन क्या होता है। तो आओ राजा, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऐसी ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारी धमाकेदार सी बातें, और आई होप आप लोग चैप्टर को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। लेकिन दोस्तों, चैप्टर को शुरू कर देने से पहले मेरी आप लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो के ऊपर लाइक का बटन जरूर से दबाइएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने बाकी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आओ राजा, आप करते हैं भैया आगे की शुरुआत कि आखिर ये ग्रेविटेशन क्या है, क्यों है, कैसे है। एक एक करके सारी का सारा बैकग्राउंड आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिर बात कैसे शुरू हुई, देखो हम आपको बताते हैं। देखिए भैया, ये तो आप सभी को पता है कि अगर अपन लोग किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो कि भैया मेरे पास में रिमोट है, अगर मैं इसको कहीं से ड्रॉप कर दूं तो ये कहां आता है? नीचे ही आता है ना भाई, नीचे ही आता है। और ऐसा ही कुछ सर आइजैक न्यूटन के भी साथ में हुआ था, जब यूरोप में प्लेग फैलने की वजह से वो अपने घर पे लॉकडाउन, या उस जमाने में भी लॉकडाउन चला करता था, तो अपने घर पे आ गए और अपने सेब के जो है बाग में, गार्डन में वहां बैठे हुए थे। उन्होंने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा और तभी वो उसके थॉट में कहीं पे खो गए। तो कहने का मतलब कि ये जो पूरी की पूरी अपनी अर्थ होती है, ये तमाम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो दोस्तों, यही चीज अपने दिमाग में एज एन कॉन्सेप्ट हमें बनाने की जरूरत है कि ये जो अपनी पूरी की पूरी ये अर्थ है, ये दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो भैया जरूर से कोई ना कोई फोर्स लगाती होगी। तो लोगों को इस बारे में जानकारी थी कि अगर मैं गिरूंगा तो जाऊंगा कहां? जमीन पर गिरूंगा, ऊपर ना तो चला जाऊंगा, ऊपर थोड़ी ना कोई जाते, नीचे जाते। दूसरी बात लोगों को एक और चीज पता थी, और वो पता है क्या थी? वो ये थी कि सर, जैसे मान लिया कि सर ये है अपना सन, और सन के चारों तरफ अपनी अर्थ क्या कर रही? चक्कर लगा रही है भैया। अब क्या पाथ इलिप्टिकल होता है, और कैसे होता है वो तो 11वीं क्लास में ही पता लगेगा। लेकिन ये जो अपनी अर्थ है, ये इसके चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। और दोस्तों, अर्थ के ऊपर भी एक क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है। और इसी तरीके से दोस्तों, यहीं पर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज को शेयर करना चाहूंगा रे। वो क्या? वो दोस्तों ये बात, वो अपने पास ये बात कि ये जो अपनी अर्थ है, इसके चारों तरफ जो मून है, यानी जो चंदा मामा है, जिनकी स्टोरी बचपन से तुम अपनी मम्मी, नानी से, बुआ से सुनते आ रहे हो, तो भैया इसके चारों तरफ क्या है? मून भी क्या लगा रहा? चक्कर लगा रहा। सही है। तो सर ये सब कुछ क्या है? आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स से क्या हुए हैं? यहां पर बंधे हुए हैं। फिर चाहे से ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर गिरना हो, या फिर भैया अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना हो, या फिर भैया मून का अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना हो, इन तीनों में कुछ ना कुछ क्या है? लॉजिक है। क्या है? कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। और इसी चीज को क्या बोला गया कि यार ये चीजें, यानी कि दुनिया की कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है? अट्रैक्शन फोर्स। मान लीजिए ये बॉटल है और मैं हूं, तो मैं भी इस बॉटल के ऊपर क्या लगा रहा हूं? अट्रैक्शन फोर्स। कहां? मेरी तरफ। ये बॉटल भी मुझ पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही, कहां? बॉटल की तरफ। दूसरा आप तो किसके ही नहीं। अरे दोस्त, यहां पर फोर्स इतना कम है कि अपन लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं।
लेकिन यहां जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट है। उसको दोस्त तुम और मैं मिलकर के जो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और यही जो फोर्स है इसी का नाम क्या है जी, इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। दोस्तों अपनी खोपड़ी की झोपड़ी में यह बात आनी चाहिए कि जो पूरे के पूरे यूनिवर्स की कोई सी भी बॉडी है वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो और जिस फोर्स की वजह से कर रही है उस फोर्स का नाम ही क्या है रे, ग्रेविटेशन। आई बात समझ? हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। लेकिन अभी रुको, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। बात दरअसल ये है, सुनना देखो ध्यान से, बात दरअसल ये है कि लोगों को लगता था, मतलब कि सर आइजैक न्यूटन से पहले के जमाने के जो लोग थे, फिर चाहे वो केपलर अंकल हो या फिर टाइको ब्राही हो या ऐसे मान लो और भी ऐसे एक आधा और लोगों ने, शायद गैलीलियो ने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी, बता नहीं पाए, वो एक बात अलग है, सही है। तो लोगों को ये लगता था कि अर्थ जिस फोर्स से बाकी सारी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती ये अलग है, लेकिन यूनिवर्स में जो हेवनली लार्ज बॉडीज होती है इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, अलग है। वो क्या है, अलग है। लेकिन जो सर आइजैक न्यूटन आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने कैलकुलेशन की मदद से लोगों के सामने जानकारी रखी, अरे चाहे ये फोर्स हो या फिर ये हो या ये हो, ये तीनों क्या है, सेम है। और इसी को क्या बोलते हैं रे, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। एक बात समझ में जरूर से कमेंट करके हमका बताइएगा भैया। तो अब चलेंगे आगे, जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना भैया इसके आगे चलेंगे। जी हाँ सर, चलिए सर, मिलके धमाल मचाएंगे रे बाबा। जी हाँ दोस्तों, तो अब बेटा मेरी बात सुनो, मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशन फोर्स, सही है, ओके। और इसी को भैया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ग्रेविटेशन की जो फोर्स है ना, जो इसकी डेफिनेशन है, उसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। और सर इसको यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां चले जाओ, सब जगह ये चीज एज इट इज क्या होगी, फॉलो होगी। फिर चाहे हेवनली लार्ज बॉडीज में हो या फिर इस बॉटल और मुझ में हो, सही है, सभी जगह एक जैसी ओबे करेगी। तो भैया इसके अंदर लिखो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन each body in universe attracts another body towards itself, अपनी तरफ, अपनी। तो भैया फिर तो दूसरी भी तो पहले वो करेगी भाई। अगर मैं बॉटल को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो बॉटल भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो भैया इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, सही है ना। विद अ फोर्स, with an attractive force, देख लो, with an attractive force known as gravitation force। उसी फोर्स को जो हम लोग क्या कहते हैं जी, ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये लो अपने आप में बहुत कुछ जो है बता रहा है, उस बहुत कुछ को सुनने, सोचने, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों अब इसको भैया समझ लेने के बाद अब मैं चलूंगा कहां पर, आगे कि सर ठीक है आपने हमें बता दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा, लेकिन कितना लग रहा, उस चीज को भी तो भैया सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो और राजा आप चलते हैं कि आखिर वो लॉ कितना लगता है। और दोस्त उसी के ऊपर बेस हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को घर से भी करने को जरूर से दूंगा होमवर्क की फॉर्म में, ठीक है बडीज। तो और राजा हमारे साथ इतना हो गया, चले आगे जी, 3 2 1, ठीक है, ओके। तो सर अब दूसरी वाली बात कि सर आखिर कितना लगता है ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है, ये तो बताइए, लगता है। हाँ
मतलब अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है बॉडी। तो इसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पर दो बॉडीज है, इट्स नेम इज ए और दूसरी का नाम क्या है बी। पहली बात तो ये कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है ये वैलिड है पॉइंट साइज बॉडीज के लिए। मतलब पॉइंट साइज क्या होती है यार? पॉइंट साइज वो बॉडीज हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है, जिनके, देखो यहां तो खैर वैसा भी नहीं बन पाएगा, मुझे ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, राइट। यानी कि जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके साइज के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल, यानी कि साइज बहुत छोटा और बीच की डिस्टेंस एक्सट्रीमली लार्ज, है ना। तो ऐसी जगहों पर ये चीज क्या करती है? ऐसी जगहों पर ये चीज काम में आती है। तो और राजा फटाफट से, तो ठीक है सर, अगर ऐसी जगहों पे काम में आती है तो इस पूरे का मास मैं कहां मान लूंगा? इसके सेंटर पर। इस पूरे का मास कहां मान लूंगा? इसके सेंटर पर। और दोनों के बीच बच्चों डिस्टेंस कितनी ली? r। और यहां पर जो दो बॉडीज मैंने ली है वो कितनी? m1 और m2 का। कई लोग पूछेंगे सर आपने मास है ना यहां से इन दोनों के बीच में लेते, आप तो दोनों के सेंटर के बीच में ले, क्यों? क्योंकि भैया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स किनके लिए भैया वैलिड है? पॉइंट साइज बॉडीज के लिए। और अगर अभी भी बात समझ नहीं आ रही हो, जो पिछली वाली स्लाइड मैंने लॉ लिखाया है नीचे लिख लेना, इज वैलिड फॉर पॉइंट साइज बॉडी। फिर जहां बड़ी साइज हो जाएगा वहां क्या करूंगा? तो भैया उस पूरे का मैं देखूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है, द्रव्यमान केंद्र का कहां है, ठीक है बॉडी। तो चलते हैं आगे, करते हैं मस्ती, यार अब होगा धमाल। तो देखो दोस्तों कि यहां पर सुनिएगा कि जो ए है, मतलब ये जो ए है वो बी पर फोर्स लगा रहा, जो बी है वो ए पर लगा रहा। तो बी पर फोर्स कहां लग रहा? इधर। ए पर कहां लग रहा? इधर। लेकिन से लग कितना रहा है? तो भैया जो चाहे ये इस पे लगाए या ये इस पे, बात एक है। देखो सुन लो, जैसे यहां लिखेंगे कि एफ ए बी, तो ए पर बी की वजह से, तो बेटा यहां पे क्या लिखूंगा? एफ बी ए, यानी यार फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ए, यानी बी पर ए की वजह से। तो चाहे एफ ए बी हो या फिर एफ बी ए हो, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। अगर इस पे इधर है तो उस पे इधर लगेगा, तो डायरेक्शन अलग हो गई ना, ये यूं। आई बात समझ? और क्या। अब सर जी लग कितना रहा है? सर वो तो बताते ही नहीं हो बेटा। बता रहे, यहां m1 m2 इनके मास है ना। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि आखिर फोर्स अपने पास लगता कितना है। तो ठीक है, जैसे मैंने उस फोर्स को बेटे कितना लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने उस फोर्स को लिख लिया F, चाहे ये इस पे लगा या ये इस पे, मैंने उसको F से सिंबलाइज कर दिया। अब जो ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इन दोनों के बीच लगने वाले, किसके? इन दोनों के बीच लगने वाले जो है, इन दोनों के जो मास है ना उसके प्रोडक्ट की, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। पहली चीज। दूसरी बात, यानी कि पहली चीज से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। लगता है ना भाई। आज मैं और बॉटल मास बहुत कम है तो फोर्स भी बहुत स्मॉल लग रहा है। पर मान लो कि मैं और अर्थ, तो सर आपका मास तो कम है लेकिन अर्थ का तो बहुत ज्यादा है, इसे सर आपके ऊपर जो अर्थ फोर्स लगा रही बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। ये बात और है कि मैं भी अर्थ पे लगा रहा हूं, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अर्थ ही अपने को जो है अर्थ की तरफ खींच पाती है, मैं क्यों अर्थ को खींच नहीं पा रहा, इसका भी मैं आपको रीजन समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहली चीज दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। दूसरी बात की जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिखेंगे? दैट F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी के साइन को निकालने के लिए यहां पर क्या आता है? कांस्टेंट, और बड़ीज वो कितना आता है? g, और ये हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि सर जी m1 m2 तो इन दोनों के रिस्पेक्टिव मास है, r जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सर जी g क्या है? g एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बताई जाएगी अगली स्लाइड में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से कि आखिर कितना लगता है। और दोस्तों यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है बॉडीज। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और चलो आगे। J3 J2 J1। ओके सर चलते हैं सर चलते हैं। तो दोस्तों अब सोचने वाली बात, ठीक है, मतलब सर जैसे ये बॉटल है
और आप हो, दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है और उनके बीच लगने वाला फोर्स ये है। तो सर मुझे m1 पता होगा, m2 पता होगा, डिस्टेंस पता होगा, लेकिन साथ में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि g की वैल्यू पता होगी। तो आइए दोस्तों आप चल के बात करते हैं g के बारे में कि आखिर ये क्या है और कैसे कैसे इसको हम काम में ले सकते हैं। तो ये रहा g। तो दोस्त g क्या है? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अब जो है कांस्टेंट। तो दोस्त ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो सर ग्रेविटेशन कांस्टेंट ही बोल देते, यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हो? तो दोस्त इसलिए बोल रहा हूं कि भैया दो बॉडीज के बीच में चाहे से एयर फील्ड हो या कुछ भी नहीं हो, मतलब वैक्यूम हो, या फिर मान लो दोनों के बीच पानी भर दो, या दोनों के बीच पेट्रोल भर दो, या दोनों के बीच वैक्स भर दो, कुछ भी कर दो यार तुम लोग, लेकिन जो जितना फोर्स पहले लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा अगर दोनों बॉडी सेम, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। मतलब कि ये जो है जी, ये किस पर डिपेंड नहीं करता, बीच में कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड करता ही नहीं। बीच में पेट्रोल भरिए, डीजल भरिए, नहीं भरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सब जगह काम में आएगा किसी भी मीडियम के लिए। और सर फिर इसकी वैल्यू क्या होती है बॉडी? तो ये होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के दोस्त। ये बड़ी ये क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई। सही है, तो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट और फिर करते हैं भैया आगे की बात। और अब होगा धमाल, अब मचेगा बवाल। चलो आगे, 3 2 1। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। अब भी देखो, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप लोगों के पास में यहां पर क्या है, 2 पॉइंट साइज बॉडीज हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। तो इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो आखिर कितना होगा? Gm1 m2 अपॉन r²। अब कई लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, ना सर ना, हम ऐसे नहीं मानेंगे, प्लीज सर हमका एक एग्जांपल दे दो। जी हाँ सर दे दो। और सर बहुत देर से आप अपना और बॉटल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो सर उसी को क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं और फिर उसी के टाइप का एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है बड़ी? तो और राजा हमारे साथ अब करते हैं आगे की बात। ठीक है सर, बताओ अब आगे क्या क्या होगा? तो ये होगा, अब देख लेना भैया अच्छे से। जैसे मान लो ये आप है, तो जैसे भैया मैं जो हूं 70 किलो का मैं आदमी हूं, नहीं 70 नहीं, थोड़ा सा भारी हो गया, 75 kg, चलो 80 मान लो, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन में इजी होगा। पर मैं 80 किलो का नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, है ना, मैं इतना भी भारी आदमी नहीं हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसे लिख दिया कि भैया ये है आपके सर, जिनका मास कितना है 80 kg। सर इसको पॉइंट साइज क्यों बनाए? आप तो थोड़े बड़े लग रहे हो बेटा। ग्रेविटेशन जो लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ऐसा भी हूं तो आप मेरी जगह एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसका मास कह लेंगे 80 किलो। और सर आपसे कितनी दूर, जैसे मान लो सपोज मेरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर कौन रखी है? बॉटल। एक क्या रखी है? बॉटल। और दोस्तों बॉटल का जैसे मास, अब भैया बॉटल का तो क्या ही ले, चलिए ठीक है बॉटल में पानी भी भर दो तो उसका भैया मास बढ़ जाएगा, है ना। तो भैया कितना मान ले सर? 1 kg, इतना 1 kg। तो अब बताइए इन दोनों के बीच में आखिर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा? तो अब मैं बताता हूं रे कितना लगेगा। सर बहुत ही सिंपल सा है। सर आप क्या लिखोगे? सर आप लिखोगे Gm1 m2 अपॉन r²। वाह वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो बड़ी यहां पर फोर्स की वैल्यू देखो, G की वैल्यू कितनी अभी बताइए ना, कितनी है भैया? देख लीजिएगा, 6.67 × 10⁻−11। अब m1 m2 निकालना है, तो दोस्त m1 यहां पे कितना है? 80। m1 कितना है? 1, और नीचे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बेटा कितना है? 2 का स्क्वायर आजकल कितना हो रहा है? 4। तो लिख गया बच्चे, लिख दिया। तो 4, अब देखो बड़ी 4 से कितने 9, 16 साइन हाड़ा हो गया। अब इसका क्या करें? इसे डर लग रहा है, अरे रुको यार, हमें ना हो जाएगा, जस्ट चिल। अब आओ देखो मेरे साथ, तुम एक काम करो, 6.7 के अप्रॉक्स ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना बड़ी। तो देखो दोस्तों 16 जा भाई कितना होता है? कोई बताएगा? शायद 112 होता है। तो ये 2 कैरी कितना 11, 16 6 कितना हुआ? 96 और जो है प्लस 11 कितना हुआ जी? 107 हुआ। ठीक है, तो सर 1075। ओके, कितने के बाद पॉइंट? 1 के बाद। ये लो हटाओ, मैंने इसको ये मान लिया 6.7। फाइन, उसको मैंने 16 से, सुनो यार 4 से तुमने उसको यार 20 आएगा ना यार, यहाँ पे 4 से उसको करते दोस्त 20 आएगा ना। हाँ अब तो और ज्यादा इजी हो गया यार।
फोर्स से हम लोग कर रहे हैं तो दोस्त 20 आएगा, और जब हम 20 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉडी कितना आएगा, देखो यहाँ पे जैसे कि ये 0 है, 7 2 जा कितना 14 हुआ, फिर देखो कितना आ गया 1 आ गया, और जो है 6 या 12 और ये कितना हुआ 13। ये लो दोस्त, ये भी हो गया, एक के बाद पॉइंट आ गया, ये भी हो गया, और इंटू 10⁻11। अब सुनना कि f इक्वल टू कितना आया सर, 1.34 इंटू 10⁻⁻, भैया किसके, प्लीज बताई दो किसके, सर जी ये आएगा, सर जी ये आएगा -9 न्यूटन। बच्चों फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि माना मुझ में मेरे और बॉटल के बीच फोर्स लग रहा है, पर कितना कम लग रहा है यार, इसको इग्नोर किया जा सकता है, सही है। पर एक ऐसी चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उसका मैं एग्जांपल आपको होमवर्क के फॉर्म में जरूर से देके जाऊंगा, और डेटा भी ऐसा दूंगा ताकि आप लोग के लिए कैलकुलेशन क्या बन जाए, इजी बन जाए। ठीक है बडीज, तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चलते हैं आगे। ये 3 ये 2 ये 1, ठीक है, ओके सर। तो अब भैया देख लिया मेरे और बॉटल के बीच इतना कम फोर्स लग रहा, ठीक, लेकिन सर मान लो, क्या मान लें कि सर एक है अपना सन, एक है अपना सन, चलो सन नहीं, चलो ठीक है अर्थ ही ले लो, ये चलो ठीक है मैंने अर्थ ले लिया, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि ये हो गई अपनी अर्थ, सही, द अर्थ, ओके फाइन। और सर दूसरा हो गया चंदा मामा, चंदा मामा दूर के, तो ये हो गए चंदा मामा, ठीक है बडीज। अब सर अर्थ का मास बताइए, तो चलो ठीक है बताएगा, पर तुम्हारी कैलकुलेशन इजी बन जाए ऐसा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मास आपने लिख लिया 6 इंटू 10⁻24 kg, बाप रे इतना ज्यादा मास। और जो मून का जो मास है मैं लगभग बता रहा हूं, मेरा पर्पस कैलकुलेशन इजी बनाना है ताकि आप यहां और दूसरे में क्या समझ जाएं, डिफरेंस समझ जाएं। तो दोस्त देखिए मैंने मून का जो मास ले लिया भैया कितना, 7 इंटू 10⁻22 kg। फिर से दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा वो भी बताएंगे। और दोस्तों इनके बीच में वैसे एक्चुअल डिस्टेंस तो 3,85,000 किलोमीटर है, पर बच्चे हो यार, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने बोल दिया 4 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 6 4 लाख किलोमीटर। बेटा पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना फिर सॉल्व करना। हाँ, तो अब तुम्हें बताना है कि जो मून और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। वहां पे भी 10 की पावर आएगी, लेकिन यहां नेगेटिव है, यहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावर आएगी, और तब आप लोग समझेंगे कि यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स इग्नोर नहीं कर सकते। यहां हम कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं ना इग्नोर। क्या मुझे बॉटल खींच पा रही है, क्या तुम मुझे खींच पा रही हो, नहीं। क्या मैं इसको खींच पा रहा हूं, नहीं। बट फोर्स है, बट नेग्लिजिबल है। लेकिन यहां भैया बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा है जी, जो है Gm1m2 अपॉन r²। अब क्या करना, जी की वैल्यू पता है कितनी है, 6.61 इंटू 10⁻11। फाइन, m1 कितना है, वो केजी है, केजी में ही आएगा। m2 केजी में, ये अपने केजी में आ जाएगा। और नीचे जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है बेटा, मीटर में चेंज करके और फिर यहां लिखोगे और फिर आएगा आपका जवाब। और दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से पोस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी खूबसूरत सी हमारी साइंस की अपनी ग्रेविटेशन वाली क्लास। आई होप आपको ग्रेविटेशन समझने में आसानी मिली होगी। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपको यह भी समझाऊंगा कि अपने कितने को सुनो, यहां पे सिंपल सी बात है कि मैं अर्थ पर फोर्स लगा रहा हूं, अर्थ भी मुझ पर फोर्स लगा रही है, लेकिन मैं तो अर्थ की तरफ खिंच जाता हूं, ये अर्थ मेरी तरफ नहीं खिंच पाती, क्यों? तो दोस्तों अगली क्लास में मिलेगा इस क्यों का जवाब, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को जरूर से पोस्ट कीजिएगा। अब लेता हूं विदा और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, मस्त रहना, बाय बाय।